अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे अहम मौजू आज का, जो दिन भर ख़बरों में रहा, बडग्राम का वाक़या, जिसमें चेयरलिफ्ट में 8 लोग, जिनमें 7 बच्चे थे और एक उस्ताद था, वो फंस गए। और अभी तक इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि 5 जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो बाकी के लोग रह गए हैं वहाँ पर उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाए। जबकि एक और अहम खबर के निगरान वज़ीर आज़म साहब ने एक रोज़ा दौरा किया है। इस वक्त वो कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला भी उनका जारी है और ताजिरों, सियासी रहनुमाओं और हुकूमती ओहदेदारान से उनकी मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। निगरान हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है, सियासी चैलेंजेस का सामना कर रही है और सिक्योरिटी के महाज पर भी एक उसको चैलेंज दरपेश है। जबकि मज़ार कायद पर जब मीडिया से गुफ्तगू की निगरान वज़ीर आज़म ने, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो तरजीही बुनियादों पे हम काम करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ और जल्द अज जल्द वो हो जाएं। एक और बात जिसके बगैर हमारा प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होता, महंगाई का जिक्र अगर आप ना करें तो किसी तौर भी बात मुकम्मल नहीं होती। महंगाई ने आवाम के सारे कसबल निकाल दिए हैं और जिधर भी आप रुख करें वहाँ एक नई खबर सामने आ जाती है। नया एक महंगाई का तूफ़ान है जो कि चलता है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 306 की हद पे आ गया है, जबकि सोना जो है वो आज की डेट में 4,600 रुपये फ़ी तोला वो बढ़ा है। तो आप सोचें कि बाकी क्या सूरत हाल होगी। आवाम चीख पड़ी है, वो ये कहती है कि पेट्रोल डलवाएं, बिजली का बिल दें या हम खाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि करें तो क्या करें। आवाम तो बिल्कुल ही मुश्किलात का शिकार है। सियासी रहनुमाओं की अगर हम बात करते हैं तो 76 साल हो चुके हैं, दावे हैं, बहुत सारे नारे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं ना वो हल हो सके हैं, ना उनका कोई हल सामने आ सका है। और कुछ माहिरीन का ये कहना है कि संजीदगी से कोशिश नहीं की जा रही। अगर संजीदगी से कोशिश की जाए तो मसाइल यकीनी तौर पे हल होंगे। जबकि सदर के ट्वीट ने तो वैसे ही हलचल मचाई हुई है, इस पर तो बात चलती ही रहती है। निगरान हुकूमत का एक और काम ये सामने आया है कि उसने बिजली की जो तकसीमकार कंपनीज थी उनके हवाले से कुछ ऐलान किया है और उसने सूबों को इख्तियारात देने का भी कहा है, जबकि मौजूदा निज़ाम को यकसर ख़त्म करने का कह दिया है। शहबाज हुकूमत अपने इत्तेहादियों के लिए कितना उसकी कारकर्दगी जो है वो अच्छी रही है, इस पर बात करेंगे। उनके वोटर्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब हैं, चेयरमैन बाबर फाउंडेशन है, तज़ियाकार है। जबकि अजीम अनवर साहब हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। रज़ाक बाजवा साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और ये वो तीनों मेहमान हैं जो कि अक्सर प्रोग्राम में अपने तज़िये देते रहते हैं और आप इनके गुफ्तगू से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बाजवा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बडग्राम में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 7 तालिबे इल्म, एक उस्ताद जो कि आज सुबह 7:30 बजे से फंसे हुए थे और अब जाके 5 को रेस्क्यू कर लिया गया है। अनथक कोशिश की है और ताज़ा तरीन इतलात ये मौसूल हो रही है कि तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 के 8 अफराद जो थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया। कैसे हो जाते हैं ये वाक़यात? ये एक ऐसा इलाका जहाँ पर इतने जदीद दौर में भी एक 2 केबल्स पे जो है वो रास्ता बना हुआ है इस नदी को क्रॉस करने के लिए या दरिया को क्रॉस करने के लिए, जानों को ख़तरे में डाल के कैसे ये मुमकिन है? ये बहुत शुक्रिया शुमैला साहिबा। सबसे पहले तो मैं सारी पाकिस्तान की आवाम को, कौम को और मुसल्लह फ़ौज को और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनके अहले खाना को, बडग्राम के लोगों को जिनके वो मासूम बच्चे थे, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुबहान अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम की दुआओं को, बच्चों के लिए, जो हम पूरे पाकिस्तान की आवाम आज दुआ गो थी और उनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह सुबहान अल्लाह ने उनकी नई ज़िंदगी अता फरमाई है और वो रेस्क्यू की है हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बड़ी जद्दोजहद के बाद। आप देखें कि वो जो वाक़या हुआ है वो किस कदर बुलंदी पर, कई हज़ार फुट बुलंदी पर हुआ है और वो बहुत 600 मीटर की बुलंदी जी हुआ है और वो बस उनमें वो एक वाक़या था जो ऐसा हो गया। अल्लाह पाक
ने करम किया। और अगर मैं तो कहता हूँ उन लोगों के लिए ये बड़ा मैसेज है जो आज भी जो लोग सिर्फ अपने एक लीडर की जमानत के लिए दुआओं की अपीलें जारी थी। सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है धड़ाधड़ दुआएं कर रहे थे कि हमारे आज लीडर की जमानत हो जाए। हालांकि एक केस में बाबा अगर उसकी जमानत हो भी जाएगी तो 200 FIR मजीद पड़ी हुई हैं, निकलने वाली तो बातें गई। आप देखेंगे उनकी बेहसी, उनकी बेरहमी, आप देखें कि वो अपने लीडर की जमानत के लिए तो दुआएं कर रहे थे, लेकिन उन मासूम बच्चों के लिए कोई दुआएं नहीं कर। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने जो दुआएं की अल्लाह पाक ने वो कबूल किया। और रहा ये जो एक वाक़या ये देखिए एक कुदरती एक ज़ाहिर एक मशीनरी है। वो कई सालों से वहाँ के जो बडग्राम के लोग हैं, वो पहाड़ी इलाका है, बड़ी बुलंदी पर है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो पानी की नदी, वो पहाड़ों के बीच, 2 पहाड़ों के बीच में एक रास्ता है और वो बुलंद पहाड़ है। तो अगर वहाँ से रास्ता नीचे पानी है, नीचे जाहिर है वो जो पहाड़ों का पानी फिर नीचे ही आता है। तो वो एक कुदरती अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीज़ें हैं। वो उसमें किसी इंसान या किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया कि जी वहाँ से कोई हमने नदी बनाई है ना। ये नदियाँ नाले ये उस वक्त के हैं जब से दुनिया बनी है। तो खैर जो हुआ उसमें उस पर तो डिस्कस मैं समझता हूँ होनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ किसी ना हुकूमत की, ना इदारे की, ना चेयर लिफ्ट तो जी वो अचानक खराब हुई वो। हालांकि वो साल से लोग उसी में सफर कर रहे हैं। बच्चे 150-200 बच्चा रोजाना स्कूल के लिए आता भी है और जाता भी। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके पास इसके अलावा कोई और अब अगर सर ये तो हुकूमत का काम है ना कि वो जराए पैदा करे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत का जो हाल हवाले, हमें कराची में अभी तक कोई पुल और नाले नहीं मिल सके। मतलब जो कुछ मिल गए उस पर हम शुक्रगुजार हैं। चलें सरदार साहब, तो वहाँ जो हजारों फुट ऊपर बुलंदी पहाड़ी कोका के पहाड़ों पर ये पुल बनाएंगे तो लगता है कि हम जापान। सरदार साहब आप कैसे देखते हैं आज के सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्र इसलिए है कि मेरे ख्याल में खान साहब की हुकूमत से पहले 5 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की 5 साल रही और सबसे तवील हुकूमत जो 15 साल रही वो इमरान खान की हुकूमत रही है। तो मेरा सबसे पहले तो सवाल इन्हीं से सबसे है कि क्या आज के दौर में कोई मुश्किल तरीन जगह नहीं है? क्या वहाँ के रास्ते नहीं बन सकते? एक ब्रिज नहीं बन सकता कि आज भी लोगों को उन रहम व करम पे छोड़ा जिसकी कोई सेफ्टी नहीं है, जिसकी सेफ्टी नहीं, एक आम ठेकेदार जिसको चला रहा है, जिससे हुकूमत का भी कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सिविल हुकूमतें जो होती हैं उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। फिर देखें ना, हमें इस मुश्किल वक्त में हमारी नज़रें सिर्फ पाक फौज की तरफ होती हैं। फिर मेरा कहने का ये मतलब है कि फिर ये सिविल हुकूमतें हैं वो ये जवाब दें कि उनके पास जो पैसा है, जो मशीनरी है, वो कहाँ जा रहा है, जबकि वो मुश्किल वक्त के किसी जगह में आवाम के काम नहीं आता। पूरे पाकिस्तान में जब कभी कोई ऐसा वाक़यात होता है तो वहाँ सिर्फ फ़ौज या अफवाज पाकिस्तान ही आती है। तो फिर मैं समझता हूँ कि सिविल हुकूमतें या सिविल हुकूमतों के पास जो मशीनरी है, जो पैसा है, वो अपनी आवाम को ये लोग खुद ही जवाब दें कि वो ये कहाँ छोड़ते हैं। दूसरी बात रही, देखें मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत में हमारे तमाम जितने भी पार्टियों के सियासतदान हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपनी फ़ौज को इस तरह से एंगेज करते हैं, सियासत में भी करते हैं, मुल्क के अंदर भी मामलात में करते हैं। फिर जब इनके लिए मुश्किलातें पैदा होती है तो फिर ये उनके ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। और ये इनको सोचना चाहिए था कि हम ऐसा काम करें कि हम अपनी अफवाज को बुलाएं ना, जब बहुत ज़्यादा वक्त कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हम उस वक्त बुलाएं। इतने छोटे छोटे कामों पे नहीं बुलाना चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ हमारी हुकूमतों का या हम उन लोगों को कि जो इन्होंने कहा कि कोई खान साहब के लिए दुआ कर रहा है, कोई नवाज शरीफ के लिए कर रहा है, कोई जरदारी साहब के लिए कर रहा है, पर तो दुआ सब पाकिस्तान के लिए करें जो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में इस वक्त डाला गया है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही, बड़ा अच्छा सवाल उठाया है आपने अजीम अनवर साहब। यकीनन आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि हर चीज़ में पाक आर्मी, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं कोई फंस जाए, तो हमारी पाक आर्मी के जवान जो होते हैं वो वहाँ पे बर वक्त पहुँचते हैं और वो काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन वो इदारे कहाँ हैं जो इन डिज़ास्टर्स के लिए मखसूस किए गए हैं? उस वक्त हुकूमत कहाँ होती है? अरबों रुपए का बजट उनको मिलता है, वो बजट जो है ना कहाँ जाया हो रहा है। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी जो है वो मुस्तरब भी है इस वाक़े के हवाले से और दुआ गो भी हम सुबह से लगे हुए हैं और होना भी चाहिए कि हमें दुआएं करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ है कि जो सबसे अहम पहलू है, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे मुकामी रज़ाकार हैं
और ख़ास तौर पर जो अलखिदमत और जमात इस्लामी का रज़ाकार वहाँ पर लगा हुआ है, मतलब उनकी तो कोई ना उनके पास वसाइल है ना कोई इख्तियार है, और पाक फ़ौज के शाना बशाना वो अलखिदमत का रज़ाकार, वो जमात इस्लामी का कारकुन। आपने देखा जिस तरह माजी में सैलाब की जो कैफियत हुई थी सवात के अंदर, वहाँ पे भी उन्होंने किस तरह से लोगों को रिलीफ किया था। तो हमें उन हीरोज़ को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से वो जब भी कोई इस तरह की वाक़यात होते हैं तो वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होते हैं और लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर होते हैं। दूसरा अहम पहलू देखें इस हवाले से ये है कि इसने जो है ना पूरे सिस्टम, मतलब ऑलरेडी एक्सपोज है, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है ना पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारा है और हमें बताया है कि ना हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, और पाक फ़ौज की भी बात मैं करूंगा कि उनको भी मतलब इस मतलब मुकामी रज़ाकारों के बगैर ये चीज़ ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से हमारे मुल्क को इतने साल गुजर चुके हैं, हमने क्या किया। देखिए हादसा तो कहीं भी रूनुमा हो सकते हैं किसी भी मुल्क के, लेकिन उसकी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आपकी कोई प्लानिंग होती है, आपके पीछे कोई एग्जीक्यूशन होती है, उसके नतीजे में आप लोगों को रेस्क्यू करते हैं। दूसरी बात ये देखिए, मेरे मुल्क के बच्चे, मतलब हम इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन हमारे कोई भी हुक्मरान, चाहे वो खान साहब की हुकूमत रही हो या नून लीग की हुकूमत रही हो या फिर पीडीएम या फिर जरदारी साहब की हुकूमत रही हो, आप उन बच्चों को देखें वो कई किलोमीटर तवील सफ़र करके इस चेयर लिफ्ट से जाते थे तालीम हासिल करने के लिए। देखिए मेरा मुल्क का बच्चा, हमारे वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाने की फ़िक्र है हमें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की हमें फ़िक्र नहीं है। वो कितना तवील सफ़र करके इतनी मुश्किल और कठिनाइयों से जाकर वो सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए, क्या हम उनके तालीमी सैकड़ों बच्चे रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, क्या हम उनके लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बच्चों को इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं और हम सबको ये सोचना चाहिए, सिविल सोसाइटी को सोचना चाहिए, और इन जिनकी हुक्मरान जो है वो सबसे, मैं समझता हूँ इन क़यामत वाले दिन बच्चों का हाथ होगा और इन हुक्मरानों का गिरबान होगा। ये बचेंगे नहीं, ये यहाँ तो बच जाएंगे, इस अदालत से तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में ये नहीं बचेंगे। इनको जवाब देना होगा कि किस तरीके से हमारे मुल्क के बच्चों का इस्तेसाल हो रहा है इस मुल्क में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि बिल्कुल जवाब दे तो बहरहाल होना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो आज की खबर ये है कि निगरान जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने कराची का एक रोज़ा दौरा किया। इतने मसाइल हैं कराची में, इतने मसाइल हैं कि नज़र उठाएं और आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, नज़र की हद ख़त्म हो जाएगी, मसले ख़त्म नहीं होते। बाजवा साहब, एक रोज़ा दौरा काफ़ी होगा? रहनुमाओं से मुलाकातें करें, हुकूमती जो अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात करें, ताजरों से मुलाकात करें, काफ़ी इतना वक्त, कल सुबह तो वो जा रहे हैं फिर। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बदनसीब ये शहर में कह सकता हूँ, जहाँ ये बड़ा खुश नसीब है, जो क्योंकि ये कमाऊ बेटा है, ये कमा करके देता है, ये कराची ही पूरे मुल्क को चलाता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर अगर कम वक्त देता है तो वो इसी शहर को देता है। हालांकि ये शहर कराची, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की बात कर, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। मैं कुछ अरसा ये तब्दीली खान के साथ रहा, तो 3.5 साल मेरा उनके साथ गुजरा। तो मैं देखता था कि वो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे गवर्नर के साथ बैठे और वो वहाँ से रवाना हो गए। एक रात अगर इमरान खान ने कराची को दी हो, या वो एक दिन पूरा भी नहीं दिया उसने, कभी नहीं, पूरे 3.5 साल दौरे इक़्तिदार। उससे पहले जो, तो इसका मतलब है अनवारुल हक साहब ने तो एक दिन दिया। मैं समझता हूँ कि ये अनवारुल हक ने इमरान खान से ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि इमरान खान ने एक दिन नहीं दिया, वो तो एक रात भी दे रहे हैं। तो अनवारुल हक साहब अब देखें ना, वो अब साहब तो दौरे करते रहे हैं सैलाब से। मैं एज ए कराची का शहरी सिटीजन होते हुए मैं किसकी तारीफ करूँ और क्या करूँ। मैं समझता हूँ कि इस शहर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत टाइम वक्त दिया था, वो रहती थी यहाँ, हफ्तों रहती थी। और कारसाज का वाक़या हुआ, वो एक फितरत ही थी उनकी, कराची से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने बेनज़ीर साहबा के अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर को कराची में रात गुजारते हुए नहीं देखा, ना जाने यहाँ क्या काटें। हालांकि सारे पैसे उन्हें यहाँ के चाहिए, इसीलिए तो अनवारुल हक साहब रात गुजार रहे हैं ना पूरी। आपकी शिकायत मैंने अर्ज की ना कि कम से कम वो तब्दीली खान से तो बेहतर रहे कि एक रात गुजारने पे तो तैयार हो। मैं काकड़ साहब को वेलकम करता हूँ, सलाम भी पेश करता हूँ कि चलें जी, आपने एक दिन और एक रात, क्योंकि वो तो दिन की रोशनी में भाग जाते थे दीगर जो थे, और कम से कम काकड़ साहब ने एक रात गुजार कर शायद
आज की रात ही कुछ शहरियों के लिए या इस सूबे के लिए कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। सरदार साहब, आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कराची की सियासत पे, तो आपसे भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वक्त दिया है इन सियासतदानों ने या हुकूमती ओहदेदारान ने कराची के लिए, जो कि एक मसाइल का एक अंबार लिए बैठा है अपनी गोद में। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सरदार बाबर अब्बासी से, और मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि क्या जो कराची की सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, इनका हल आखिर क्या निकलेगा, कौन निकालेगा इनका हल। सरदार साहब, आप इत्तफाक करेंगे इस चीज़ पे कि हमारे जो वज़ीर आज़म जितने भी आए, कराची को वो वक्त नहीं दे पाए या कराची को वो तवज्जो नहीं दे पाए जो उसका हक था? मेरे ख्याल में जी कराची को किसी ने टाइम नहीं दिया। वज़ीर आज़म तो बहुत बड़ी चीज़ है और वज़ीर आज़म का ज़्यादा फ़र्ज़ था कि वो कराची शहर को टाइम देते। मुझे तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कराची की मकामी पार्टियां हैं उन्होंने कौन सा वक्त दिया कराची के लिए, या वो क्यों जाके वज़ीर आज़म से मिलती हैं जो एक रोज़ा दौरे पे आते हैं। कम से कम इतने एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाएं कि ये वो मुल्क का बड़ा शहर है जिससे दुनिया, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ से जो है ना मसलन पैसा कमाते हैं, अपनी अपनी जगहों में बेचते हैं, और इस शहर की हालत क्या है, मतलब इस शहर की वो हालत बना रही है कि यानी कि इसकी गलियों को आप जाके देखें, खंडरात बना हुआ है और सियासत हो रही है। अपनी कुर्सियों के पीछे सारी पार्टियां भाग रही हैं। मुझे नहीं समझता हूँ कि अब भी अगर उनको, आप मेरे से ये बात बिल्कुल तयशुदा बात है कि आज भी अगर जो वज़ीर आज़म से बात होती है ना कि जमात इस्लामी को कैसे ख़त्म करना है, पीपल पार्टी को कैसे ख़त्म करना है, MKM को कैसे ख़त्म करना है, इसके अलावा अगर कोई शहर की शहरियों की, मैं कराची की आवाम से अपील करने चाहता हूँ कि खदारा कराची के रहने वाले बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, मेरी माएँ बहनें आंखें खोलें, इन लोगों को रिजेक्ट करें, इसलिए कि ये सिर्फ कराची के साथ मजाक कर रहे हैं। कोई कराची में पैसे का काम नहीं हो रहा है, और कराची के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कराची की मकामी पार्टियां हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं, पेतर बदल बदल कर सामने आती हैं, रोजाना अपनी सियासत को बदल बदल कर सामने आ रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने भी बड़ा नारा लगाया था, मैं कराची को ये वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया। पीपल पार्टी के पास भी मेरे पास बाजवा साहब बैठे कि एक इतना बेहतरीन चांस था कि कराची को बदलने का, लेकिन हल्का काम स्लो। अभी भी पीपल पार्टी के हाथ में सब कुछ है कि वो अपनी ग्रिप अगर कराची की मजबूत करने चाहती है, जमात इस्लामी को अगर छोड़ने चाहती है, मेरे भाई साहब बैठे, तो फिर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, शहर को दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि देखें, ऐसे अब जो है ना आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जाएगी। इसलिए नहीं झोंकी जाएगी कि अब मेरी एक गली का रहने वाला भी नौजवान बाशऊर हो गया है, और फिर आप देखें आए दिन कराची के अंदर दोबारा चोरियां, डकैतियां और कातले गारत बढ़ गया। उसकी एक वजह है, हम हमेशा कहते हैं जी आपके शहर में रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। एक श्वेतपोश आदमी भी जब अपने बच्चों को भूखा देखता है तो वो भी चोरी करने की कोशिश करेगा कि मैं कुछ तो करूं। ये हुक्मरानों का फर्ज बनता है। वजीर आजम को चाहिए कि वो कराची में एक हफ्ता रुके, कम से कम 3-4 दिन रुके, कराची के ताजरों से मीटिंग करे, कराची की गलियों में जाए। वो तो गोनेरा उसमें आके जहाज हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और वापस चले जाते हैं। गवर्नर साहब कि मैंने 1-2 चीजें नोट की हैं जो गवर्नर सिंध है इस वक्त कि उस बंदे की कोई थोड़ी सी एफर्ट है कि कराची में भीतरी आ जाए, लेकिन अकेला गवर्नर के बस की बात नहीं होती जब तक उसके साथ पूरी टीम तैयार न हो। और सबसे पहले तो MKM को कराची को ऑन करना चाहिए था। इन चीज़ों से बाहर आकर वो एहतजाज करते, वज़ीर आज़म को रोकते कि आए हम पूरा शहर घुमाएं। आप क्यों नहीं लेके आते उनको बाहर? कैसे आप बात कर रहे हैं कि किसको क्या काम करना चाहिए था? यहाँ तो गटर के ढक्कनों पे सियासत हो रही है, तो आप और इस पे मतलब ऐसी बातें हुई हैं कि हद हो गई। लेकिन आज भी 2 बच्चियां गटर में गिरी हैं और उसी गटर में गिरी हैं जिसमें 14 अगस्त को वो बच्चा गिरा था 2.5 साल का। मुझे आप बताएं ना, इस मुल्क की, इस कराची शहर की पुलिस कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी बनती है? सर, वो प्रोटोकॉल पे है ना? मैं वही कह रहा हूँ, हम जब देखें सिस्टम को हम खुद खराब करते हैं। थोड़ी देर पहले हम जो बात आप करने चाहती हैं उसी तरफ जाना चाहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट के खुद खराब कर रहे हैं। उसको कैसे खराब करते हैं? पुलिस ऑफिसर है, उसको हमने खुद खराब कर दिया, उसको हमने ऐसी ड्यूटी दी कि उसके अपने मजे हो गए। उसको पता ही नहीं है कि मुझे आवाम के इब्लाग की हिफाजत किस तरह करनी है, उसको परवाह नहीं है। उसके सामने रोड में से जो है ना हीरोइन हमारे गटर चोरी करते होंगे, ढकने चोरी करते हैं, वो आंखें बंद करके चलते हैं या 100 रुपये में बिकते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों के ऊपर फ़र्ज़ था, और जिस एरिए में रोड की चीज़ें, हुकूमत की चीज़ें चोरी हो तो वहाँ के SHO और उस पुलिस जो स्टेशन होता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई निज़ाम नहीं है हमारे पास। निज़ाम इसलिए नहीं है कि कभी हमारे मुल्क के सियासतदान मुल्क की बात करते ही नहीं है। उनको इस वक्त अपनी सबसे ज़्यादा तहवील हैं अपनी पार्टियाँ और अपने आप को किस तरह सेव करना है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की हालत हो रही है पूरे पाकिस्तान में, ये नहीं कि हम कराची में, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हालात ख़राब हो रहे हैं।
चोरियां हैं, डकैतियां हैं, रोडें खराब हैं, मतलब बोर्ड उतारे जाते हैं। कराची की बहुत बुरी हालत है सरदार साहब, कराची का मुकाबला कहीं कोई नहीं, इस नहज पे तो कहीं मुकाबला नहीं। इस वक्त अगर कोई आदमी किसी जगह बेचारा एक गरीब आदमी अपना मोटरसाइकिल छोड़ के जाता है, वापसी में उसको वो भी नहीं मिलता, ठीक है। और रोडों के अंदर जो जालियां लगी हुई हैं, पार्किंग में खड़ा करके जाता है बाइक, वहां उसको नहीं मिलती। और ये जो रोडों के अंदर जो इस पर लगे हुए सरिये लगे हुए हैं, लोहे लगे हुए हैं, वो इनके सामने उतार के ले जा रहे हैं वो। और हमने खुद अपनी आंखों से देखा कई दफा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। मतलब आप समझते हैं कि प्रोटोकॉल मराद ये सब भी इंसान को बजाय काम करने के वो सिर्फ इंजॉयमेंट में फिर लग जाता है, उसी में लगा रहे हैं ना जी। अजीम अनवर साहब, ये क्या सियासत होती है? ये जो गटरों के ढक्कनों पे सियासत होती है, सरियों पे सियासत होती है, पार्कों पे सियासत, मतलब ये सियासत का क्या म्यार क्या रहेगा? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन इससे एक्सप्रेस हो रहा है बेसिकली, कि एक तरफ तो वो विजनरी मेयर है कि जो गटर के ढक्कनों पर सियासत कर रहा है, और बदकिस्मती से ये 1 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे वहाब साहब, और 70 तकरीबन कोई 70 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं सिर्फ गटर में, कोई बच्चे बड़े 68 जी 68 जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, और अभी जो 2 बच्चियां आज भी गिरी हैं। दूसरी तरफ जो कराची के जो मेयर, जो वाकई दिलों के मेयर हैं, हाफिज नईम रहमान साहब, वो उसका विजन आपके सामने है कि बगैर किसी वसाइल और अख्तियार के कराची के बच्चों को आईटी की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहा है। परेशान है कि किस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाए। उस गटर में से बचेगा तो आप आईटी की तालीम देंगे ना सर जी, तो आप गटर के ढक्कन भी तो लगा सकते हैं अगर आप मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। मतलब ये लोग सवाल मैं विजन की बात कर रहा हूँ कि दोनों पार्टियों का विजन आपके सामने है। तो जब आपके जो है हाफिज नईम रहमान किस तरह से कराची को, उसके नौजवानों को प्रमोट करके तालीम देकर उनको रोजगार देने के हवाले से एक प्लान रखता है, और दूसरी तरफ ये जो है गटर के ढक्कनों पर सियासत कर रहे हैं, और वो भी गटर के ढक्कन नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक यूसी को रिप्रेजेंट करता हूँ कि कहीं कोई गटर आज तक नहीं मुहैया किए गए, सिर्फ फोटो सेशन और नुमाइशी इकदाम हुए, उसके बाद वो मामला खत्म हो गया। दूसरी चीज, रहनुमा का अभी कोई बयान आया था कि 150 रुपए में ढक्कन बन जाता है, जिसपे मेयर कराची ने कहा था कि 150 में कहाँ ढक्कन बनता है। मैं आपको अहम बात बताऊं, इस तरह के बयानात भी तो बड़े अजीब हैं। अहम बात बताऊं कि देखें, कराची में हर मसला आप देखें तो कराची को जानबूझ कर जो है वो मसाइल की आमाजगा बनाया गया। पिछले 35 सालों से जो है एमक्यूएम कराची पर रूल करती रही, उनके पास सूबाई हुकूमत का हिस्सा भी रहे, मेयरशिप भी उनके पास रही, लेकिन हम देखते हैं कि ना कराची में जो भी अगर कोई पानी का बड़ा मंसूबा होता है तो वो नेमत साहब के दौर में K3 मुकम्मल करके गए। आज तक कमाल साहब ने भी काफी काम किया कराची में। मैं वही बता रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ कि पानी का जो आखिरी बड़ा मंसूबा K3 वाटर प्रोजेक्ट था वो नेमत साहब मुकम्मल करके गए, उसके बाद आज तक वो K4 मुकम्मल नहीं हो सका। और आज भी देखें पानी की जो क्राइसिस है, एक तो आपकी जो लोकल मैनेजमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहने को तो जो है वो जमहूरी जमात होने का दावा करती है, लेकिन वो पावर डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, और नीचे अब तक अपने ही टाउन चेयरमैन को अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज तक देखें, होना तो ये चाहिए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इस तरह से डिवॉल्व करें, जितने भी इदारे हैं, सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कि वो उसको अथॉरिटी उसकी टाउन चेयरमैन होना चाहिए और यूसी होनी चाहिए, तो उस काम की निगरानी भी बेहतर हो सकती है और आपके लोकल गली मोहल्लों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। लेकिन हमारा मुल्क का मसला है कि यहाँ पे खानदानों की हुकूमत है, वो नीचे अख्तियारात पावर मुंतकिल करना ही नहीं चाहते, चाहे उनका अपना कारकुन क्यों ना हो। तो विरासत पे चलने वाली जमातें, खानदानी जमातें हैं, चाहे आप देखें वो उधर नून की हुकूमत है तो वो शरीफों की हुकूमत है, इधर जो है वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ हैं, इधर आप देखें तो आप वही जरदारी फैमिली और उसकी हुकूमत है। तो ये तो जमहूरियत नहीं, ना इनके पार्टी के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है, ना पार्टी के अंदर कोई इंट्रा इलेक्शंस होते हैं। तो ये मतलब आज से जो बच्चा पैदा हुआ है उसको इन्होंने अब से नॉमिनेट कर दिया कि ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अगर इस तरह का मजाक चलेगा तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान के आइन को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन 50 सालों में कभी भी आइन की बालादस्ती हमारे मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं रही। हमेशा जो है आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम हुए हैं, और जब तक इन मौरूसी जो है नौसरबाजों से, इन ख़ानदानी हुक्मरानों से, इन वडीरों से, इन जागीरदारों से जो हमारे वसाइल पर काबिज़ हैं, इनसे जान नहीं छूटेगी। और मुर्तज़ा वहाब इन्हीं का नुमाइंदा है, इन्हीं वडीरों का नुमाइंदा है, और जो कि कराची को भी जो है ना वो अपनी औताक बनाना चाहते हैं। और कराची को, जो कराची का इस्तेसाल है उसकी सबसे बड़ी, देखिए पिछले लास्ट 15 ईयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉज द प्राइम पार्टी एट द टाइम ऑफ 18th अमेंडमेंट, कि उसका सबसे प्राइमरी जो उसी के एफर्ट्स थी ना कि 18th अमेंडमेंट
अमेंडमेंट के तहत सूबों को इख्तियार मुंतकिल किया जाए। उसके जरिए उन्होंने जो NFC अवार्ड है, उसके जरिए NFC अवार्ड के जरिए सूबों को तमाम जो है मालियाती इख्तियार ले लिया। और इख्तियारात तो मिल गए, ले लिया, लेकिन आगे तो हल नहीं हुए। सुने क्यों नहीं हुए, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। इसकी वजह है कि आगे उन्होंने जो PFC अवार्ड, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत उन्होंने वो जो PFC अवार्ड को नीचे बल्दियाती नुमाइंदागान या इदारों तक मुंतकिल करना था, वो नहीं किया। तो इस वजह से आज हमारी और आपकी गली के मसाइल है। सूबाई हुकूमत, सूबाई वजीर ने तो हर जगह आके काम नहीं करना ना। वो जब तक अख्तियार को, चार्ज को मुंतकिल नहीं करेगा, निचली सतह पे पावर डिवॉल्व नहीं होगी। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अगर अथॉरिटी आपके टाउन चेयरमैन के पास होगी, UC चेयरमैन के पास होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर होगा, बिकॉज ही इज आंसरेबल टू यू। तो आपके घर पानी भी आएगा, आपके घर सफाई का निजाम भी बेहतर होगा अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिवॉल्व करके नीचे अख्तियार मुंतकिल किया जाए और टाउन चेयरमैन उसका जिम्मेदार हो। इसी तरह जो है सीवरेज मैनेजमेंट उसके हाथ में हो। जब उसके हाथ में आप कुछ देंगे ही नहीं, तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा है कि किस तरह से जो है ना वो जो पावर क्राइसिस नीचे रखा जाए और पावर को जो है समझ ले कि उसका इर्तकास कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अपने पास रखते हैं, ना मालियाती इख्तियार, ना इंतजामी इख्तियार, ना सियासी इख्तियार ये नीचे मुंतकिल करना चाहते हैं। और तमाम मसाइल का हल यही है, जब तक आप नीचे पावर मुंतकिल नहीं करेंगे, इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, कराची के मसाइल हल या पाकिस्तान के किसी भी शहर के मसाइल सिस्टम बन नहीं सकेगा, या अगर सिस्टम बन भी गया तो वो डैमेज हो जाएगा। ऑलरेडी हैव द सिस्टम, वी ऑलरेडी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 140A के तहत आर्टिकल ये पाबंद करता है हुकूमत को कि आप नीचे पावर डिवॉल्व करें। लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ तो खानदानों की हुकूमत है, यहाँ आइन की तो हुक्मरानी नहीं है। तो इस वजह से 140A इम्प्लीमेंट नहीं होता और आपको इख्तियारात नहीं मिलते। ठीक है, आप देखिए जी, हमारे साथी अजीम अनवर साहब ने बड़ी वाकई कहा कि वो दिलों के मेहर, हाँ वो दिलों तक ही रह गए, एक मेहर तक नहीं आ सके, बड़ी बदकिस्मती से या खुशकिस्मती। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी मारूसी सियासत करती है और वो अवामी पार्टी नहीं है। जी ये तो खैर सामने की बात है। मैं अजीम अनवर साहब से ये खुद सवाल करता हूँ कि भाई देखें, जमात इस्लामी तो चलो पब्लिक की पार्टी है, जमात पूरे मुल्क की सबसे बड़ी जमात में कह देता हूँ। आप मुझे ये बता दें, आपकी कौमी असम्बली में आपके पास क्या है, सूबाई असम्बली में क्या है? एक सूबाई सीट मिली है सूबाई सिंध से, जिसकी आबादी 6 करोड़ है। एक सीट है लियारी से इनके पास, वो भी मुझे नहीं पता कैसे मिली। एक कौमी असम्बली की सीट है इनके पास टोटल पूरे मुल्क में से, एक शायद सेनेटर है। ये है इनकी कारकर्दगी। अच्छा, रहा ये गटरों के ढक्कनों की बात, गटरों के ढक्कन देखें, ये वाकया हुआ है जिसमें मासूम बच्चा डूब के, जिसने तहरीक पाकिस्तान का 14 अगस्त का लिबास भी पहना हुआ था। मैं बहुत दिली दुख भी हो रहा है। वो देखिए, मासूम सा पाकिस्तान का एक बच्चा था वो और आज तो शुक्र कि उन 2 बच्चियों को निकाल लिया वहीं के मुकामी मोहल्ले के जो लोग थे। उसका एक रीज़न है। कराची में बदअमनी इस कदर है, यानी कि चोरी चकारी नशई, ये शहर एक ये आइस पीने वालों का, पाउडर पीने वालों का, मोटरसाइकिल छीनने वालों का, डकैतियां डालने वालों का, यानी मतलब सबके लिए जन्नत बन गया है ना ये। देखें अब ये होता है, आप देखें कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो ब्रिज, पुल, सड़कों के किनारे, हद तक के खंबे सब जगह नजर आते हैं। गटरों के ढक्कने उठा करके तोड़ कर उसमें से 2 सरिये निकालने के लिए वो पूरा ढक्कन तोड़ के अपने 2 सरिये निकाल के बेच लेता है। ये तो पाकिस्तान के कराची के शहरियों सिटीजनों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके मोहल्ले का कोई बंदा गटर का ढक्कन उठा रहा है, तो ये तो मुझे नजर आ रहा है मेरे घर के सामने मेरे घर का ढक्कन कोई उठा रहा है, तो कम से कम हमारी भी कोई इखलाकियात बनती है एज ए कराची के शहरी कि क्या मैं अपने घर के आगे, मेरे घर के आगे बिल्कुल। देखिए, ये शहर इल्जामात लगाकर या एक दूसरे को नीचा दिखाकर हमें सबको एज ए कराची के शहरी हमें अपना रोल प्ले करना होगा। अगर कोई नशई, कोई चोर, कोई चक्का अगर मेरे घर के सामने कोई गवर्नमेंट की, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट है, चाहे सूबे की गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी जिसे KMC कहते हैं, अगर वो कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पकड़े। वो तो इखलाकियात है मुआशरे की। अब अगर देखें कहीं ढकना कोई चोरी हो रहा है या अब दूसरा अजीम साहब ने ये कहा, अजीम अनवर साहब ने, कि निचली सतह पे इख्तियारात नहीं दिए जा रहे पाकिस्तान में। मुझे अगर इन्होंने बड़ी डिटेल से, ब्रेक का टाइम हो रहा है, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। ब्रेक पर जाने से पहले बाजवा साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और जी, मेरे दोस्त मुकम्मल कीजिए। अजीम अनवर साहब ने जैसा कहा कि भी निचली सतह तक इख्तियारात पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, तो देखें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही तो है जिसने मेयर कराची को हमने वाटर बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया, हमने KBCA भी उनको दे दिया, और दीगर जो कभी किसी मेयर के पास जो चीज़ें नहीं रही हैं वो हमने अपने मेयर को इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने दिए। और हम चाहते हैं कि मेयर आज हमारा है कल आपका आ जाएगा, और कोई बात नहीं, लेकिन जो मेयर के इख्तियारात हैं उन तक गए। और देखें जो ये कहना कि मेयर जो है वो वडेरा बनने जा रहा है या वो वडेरों का औताक, ये तो देखें इन्होंने कहा ना, मैं उसका देखें मुर्तज़ा वहाब कराची का बेटा है, कराची का वो रिहायशी है, कराची का उर्दू बोलने वालों का वो बेटा है, वो मेहनत कर रहा है इस शहर को बनाने में, वो जी उनका साहबजादा है। अब जमात इस्लामी को तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें इल्जामात ना लगाएं। देखिए आपके पास भी एक बहुत बड़ी तादाद है कराची में, 84 के करीब इनके पास यूसीज हैं, तो ये आए मिलकर के कोई शहर का, अगर उनके पास इख्तियारात होंगे तो वो यकीनन काम करेंगे। और रहा ये जो इख्तियारात निचले यूसी सतह और टाउन के सतह पर ये हम देने जा रहे हैं, ये आप देखें इस पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, यकीनन आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। उनका हक बनता है जो लोग जीत कर आए हैं। निगरां हुकूमत के आने के बाद सूबाई सियासी जो मंजरनामा बन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखें अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी कुछ दिन और मजीद देखते हैं, फिर सियासी अगर नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ तो बताएंगे। क्योंकि अभी बहुत चेंजिंग होने वाली है। लेकिन इलेक्शन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जिस बात से आप निगरां हुकूमत के आने के बाद जो चीजें, मेरे ख्याल में निगरां हुकूमत के आने के बाद जो है ना, अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारे सियासतदानों ने जो सोच के रखा था वो नहीं होना, बहुत कुछ और होना है। लेकिन इस पे अंदर मैं एक बात इजाफा लाजमी करूंगा जो मेरे भाई ने और आपने बात की थी कि जिस तरह मैं पुलिस के ऊपर एक बात करना चाह रहा था कि जिस तरह मेरे दोस्त ने भी कहा है कि दुनिया में जो है ना पुलिस की जिम्मेदारी में, आज आपको एक बात बताऊं कि मुझे अफसोस होता है कि हमारी पुलिस की जो मोबाइलें हैं उनको भी धक्के दिए जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनका फंड्स कहाँ जा रहा है। इवन कि देखें एक बात याद रखें कि कोई MNA MPs या कोई हुकूमत नहीं बच सकती वो ये कहने, वो हमारे एक एरिया होता है गली ना, उसके भी झाड़ू मारने वाले के भी पैसे चार्ज होते हैं हर महीने के, साल का पूरा बजट होता है। वो बजट कहाँ लगता है कोई बताएगा? क्या पुलिस की बजट जो होता है, क्या पुलिस वालों को बजट पूरा दिया जाता है कि तुम्हारे मोबाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हारी मोबाइल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे धक्का नहीं लगना चाहिए? क्या हम अपने पुलिस वालों के साथ भी ज्यादती करते रहेंगे? जब हमारे शहर के हालात गड़बड़ होते हैं तो हमारे लिए जिस वक्त हमने फिर रेंजर्स को इख्तियार देते हैं तो ये शहर दुरुस्त हो जाता है, सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि रेंजर्स के पास सब कुछ है और पुलिस के पास भी सब कुछ है, लेकिन पुलिस को दिया नहीं जाता है क्योंकि पुलिस को उन्होंने अपना मुलाजिम रखा हुआ है। आवाम का मुलाजिम नहीं समझते पुलिस को, जिस वजह से आज थानों में जाएं और रेंजर्स के जो विंग कमांडर का जो ऑफिस है वहां जाएं, आपको खुद पता चलेगा कि कितना फर्क है। फर्क साफ जाहिर है, इसलिए कि पैसा उनको भी इतना मिलता है, इनको भी इतना मिलता है। लेकिन ये सारा करप्शन की नजर जो पैसा हो रहा है, जिन शहरों को तबाह किया जा रहा है, मैं समझता हूँ अभी आपने जिस बात की उस बात पे भी आ जाओ तो कि हुकूमत के लिए इस वक्त MQM की भी दौड़ें लगी हुई है कि हमें आगे किस तरह सेट करना है, दूसरी पार्टियां भी अपनी दौड़ों में लगी हुई हैं हमें कैसे सेट करना है। लेकिन अब मामला इतने आसान नहीं है, अब मामला कहीं और जा रहे हैं, वक्त आस्ता आस्ता आगे बताएगा। अच्छे की उम्मीद की जा सकती है सरदार साहब। देखें अच्छे की उम्मीद इसी तरह से की जाएगी। मैं समझता हूं कि बाजवा साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी सियासी पार्टी बैठी, मैं समझता हूं कि 5 साल इनको छुट्टी करनी चाहिए सबको, और इन सबको मिलजुल कर ऐसी हुकूमत लानी चाहिए कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। जरा थोड़ा वक्त देखें तो सही ना कि ये, क्योंकि ये जब हुकूमतें करते हैं, कभी पीपल पार्टी की हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाती है, उसकी हुकूमत आती है तो नून लीग रोडों पे होगी, जमायत इस्लामी रोड पे होगी, मौलाना फजल रहमान रोड पे होंगे। इस तरह इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को तरक्की की तरफ जाने नहीं देते। असल इशू जो मुल्क का इस वक्त बेरोजगारी, लोगों के लिए जो मसाइल, बिजली का बिल, पेट्रोल, खाना पीना, आपके घरों पे जो है ना चूल्हे नहीं जल रहे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, माएं अपने बच्चों को जहर दे रही हैं। सर एक सबसे आसान चीज होती थी कि जी चलो जी किसी ने अपने अंडा टमाटर भी बना के खा लिया, लेकिन उसका गैस ही नहीं जल रही, वो गरीब कहां से खाएगा? क्या करेगा? कितना जुल्म है, इसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने इसके ऊपर अगर ना फोकस किया, हुकूमतों ने आने वाली जो ये केयर टेकर सेटअप है ये हो या आने वाली हुकूमत, उसको सबसे ज्यादा आसान हाल ये है कि जनाब गैस, बिजली, पानी, लोगों के मसाइल जो रोड़े हैं ये सिंसियर होना बहुत जरूरी है ना सरदार साहब। देखिए काम करने वाला अगर अपने शहरों के अंदर अगर वो रोजगार पैदा करेंगे, इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ ताउन करें और लोगों के साथ ताउन करें। ये ना हो कि एक रोड आज बनी है, कल कोई दूसरा मेयर आएगा तो फिर उसको खो देगा, ये पैसा इसी में बर्बाद हो रहा है सारे मुल्क। ठीक है, ठीक है। अजीम अनवर साहब, सियासी रहनुमाओं के 76 साल हो चुके हैं, दावे हैं, नारे हैं, वादे हैं,
पूरे कभी नहीं हुए, न दावे न वादे न नारे, क्यों, क्या वजूहात क्या है, कैसे आप इसको अच्छा देखिए, जब शुमाइला जुल्म का निजाम होगा ना, वक्त मुख्तसर है, तीनों से कमेंट लेने हैं मुझे। जब जुल्म का निजाम होगा, अब देखिए रानीपुर का वाकया मैं आपको याद दिला दूंगा, क्या जुल्म हुआ एक 10 साल बच्ची के साथ, एक सिंध के वडीरे ने जो है क्या जो है, मतलब उस फातिमा बच्ची के साथ जो है हम जो है वो रिजवाना बच्ची के दुख से अभी निकले नहीं थे कि उस बच्ची को किस तरह से कब्र में हमने उतारा है। ये पूरी कौम के लिए एक सवालिया निशान है। और ये जो इन वडेरों की पुष्ट पनाही करती हैं जो जमातें, जो जालिम सियासी जमातें जिन्होंने मुसल्लत किए हुए इन वडेरों को हम पर, जो मेरे भाई नाराज़ हुए थे कि मैंने कहा कि वहाब साहब वडेरों के नुमाइंदे, तो ये हमारी सूबे में हुआ ना। और उसके बाद आप देखें क्या एक्शन लिया गया, उसका किस पार्टी से उस एमपी का ताल्लुक था जहां ये वाकया हुआ, तो उसको मतलब उस पर तो कोई एक्शन नजर नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि ये बच्ची जो है, ये मेरे गिरबान में और आपकी कयामत वाले दिन इस बच्ची का हाथ होगा। और सबसे पहले इन सियासी नौसरबाजों का, इन हुक्मरानों का गिरबान होगा कि क्या पाकिस्तान को इन्होंने किस नहज पर पहुंचा दिया है, कि क्या हमारे मुल्क में बच्चों के हवाले से कोई कानून नहीं है, क्या उसको इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए था उस एमपीए को। तो कौन सी पार्टी इसकी पुष्ट पनाही कर रही है। जब तक इन नौसरबाजों से, इन वडीरा माइंडसेट से हमारी जान नहीं छूटेगी, ये जुल्म का निज़ाम पाकिस्तान में इसी तरह रहेगा। पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये करप्शन करते हैं, हमारे मुल्क में वसाइल पर काबिज होते हैं, हमारे हुकूक देखें, हमारे टैक्स का पैसा है। अजीम अनवर साहब, ज़ैनब का केस भी ज्यादा पुराना नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, जब तक ये हमारे और आपके टैक्सों का पैसा है ना। आज देखें कराची इलेक्ट्रिक जैसी माफिया जो पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्टेड एक ग्रुप है, ब्राज ग्रुप, उस ग्रुप को उठा के 16 रुपए खंभों की कीमत में इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुशर्रफ ने बेच दिया। उसके बाद जितने नून की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत आई, सब उनके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। कैसे हम जमात इस्लामी इसका अव्वल दिन से मुतालबा कर रही है कि इस इदारे का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। आज देखिए 300 जो यूनिट का बिल है वो 12-15 हज़ार रुपए, सिर्फ 300 यूनिट। जो बेचारा गरीब आदमी जिसकी 30-40 हज़ार रुपए आमदनी है, वो बच्चों को किस तरीके से, मतलब वो बिजली तो उसकी बुनियादी जरूरत है, तो बुनियादी हुकूक और बुनियादी जरूरत से इन हुक्मरानों ने हमें महरूम कर दिया। तो बिल्कुल अब खत्म हो गया है। 6 करोड़ लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे चले गए इस 16 महीनों। मैं समझता हूँ ये अजीम अनवर की बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि महंगाई जो है इस मुल्क में अब एक सारी हदूद गबूर कर चुकी है। और जो के इलेक्ट्रिक का मामला, ये भी इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो 6 महीने फिर एक्सटेंड कर दिया ना। अब देखिए, अब तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि पीडीएम की गवर्नमेंट तो नहीं है, अब निगरान है, चाहे वो कैंसिल कर दें और दे दें जिसे देना चाहते हैं, और दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म ने तो कह दिया है कि इतने बड़े शहर को एक कंपनी चला भी नहीं सकती है। और ये जो के इलेक्ट्रिक जो एक मुसीबत, एक बला हमारे सर पर मुसल्लत है, मैं समझता हूँ कि इसमें और कंपनियों को भी जगह देनी चाहिए ताकि इनमें आपस में कंपटीशन हो। ये एक दूसरे से आगे निकलने में, बिजली सस्ते करना। अब उन्हें पता मैं अकेला हूँ मार्केट में, मैं जितने की चीज 50 रुपए पर यूनिट बिजली बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है इनके हम साथ खड़े हैं इसमें। हम महंगाई के भी खिलाफ हैं, हम हर चीज़ के बिल्कुल, जो जमात इस्लामी की पॉलिसी वो हमारी पॉलिसी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शहर में अफरा तफरी ना हो, शहर में जिसका जो मैंडेट है वो अपना हक अदा करे। हम खिदमत के जज्बे के लिए आएँ और जमात इस्लामी से भी यही तवक्को रखते हैं कि चलें, आपका जो आपका मैंडेट है हम उसका एहतराम करते हैं, आप हमारा करें, मिलकर के शहर को बनाते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। ये तो हुई एक बात सियासी हकीकी बात है। और हाँ, हम अगर इल्जामात की सियासत, तो यही तो 70-75 साल से हो रहा है। हम में इतना ज़र्फ नहीं है कि हम किसी की सच्ची बात को, या वो जो कुछ कह रहे हैं या जो रियली मामलात हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो मेरी पार्टी भाई, मेरी पार्टी में जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। पाकिस्तान से सबका है। हम एज ए पाकिस्तानी तो हम सब एक हैं बिल्कुल। तो सियासी जमातें सारी काबिले एहतराम है, मजहबी जमातें सारी काबिले एहतराम है। जाहिर है ये इलेक्शन में जाने के लिए एक दूसरे पे तनकीद करनी पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसका जो हक है वो देना चाहिए, जिसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे भी हमें गिनना चाहिए, जिसकी जो इस शहर की खिदमत नहीं करके गए। हम ये सारी मीडिया जानती है, मैंने कभी उनकी तारीफ नहीं की है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर हम बात करने वाले लोग हैं। ठीक है सरदार साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूँगी। जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने मुर्तज़ा वहाब की बात की है, मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब एक नौजवान सियासतदान है। हमें उन पे अभी कम से कम 1 साल क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए, उसको मौका दें।
नजर आ जाता है। देखें, अगर बंदा अच्छा काम करता है तो जमात इस्लामी को भी चाहिए उनका साथ दें, दूसरे लोगों को भी चाहिए। जो बंदा, कोई भी आदमी, फर्ज करें आपने जिस तरह बात की थी कि नेमतुल्लाह खान साहब ने, बिल्कुल ये 100% बात है कि अगर इस कराची शहर की किसी के काम की बुनियाद किसी ने डाली थी तो वो नेमतुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने डाली थी। उसके बाद ठीक है, ब्यूटिफिकेशन का बड़ा काम किया है। पूरा कराची बिल्कुल उनकी इज्जत करता है और इज्जत करता है। मैंने खुद देखा। और फिर मैं साथ में कहूँगे फिर मुस्तफा कमाल ने भी बिल्कुल काम किया है, उसमें कोई हम ये नहीं कि वो अभी मेयर कराची ने भी एक सफारी पार्क बड़ा अच्छा वो बनाया है वो बच्चों के लिए, वो भी तफरीही। देखिए, मैं समझता हूँ पार्क्स वगैरह में भी जाना या बनाना, पार्क से पहले नहीं, वो एजुकेशनली बड़ा अच्छा है वो बच्चों के लिए, वो जो जुरासिक पार्क टाइप। तवज्जो देनी चाहिए। पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, ये जो हमारे नौजवान बच्चों के लिए ग्राउंड्स जो जिनमें कब्जा करके लोग बैठे, उन सारे माफिया को भगाना चाहिए ताकि ग्राउंड्स को क्लियर करें, ताकि बच्चे खेलें, नौजवान वहाँ पे जाएं। और मैं ये तो इनसे भी अपील करूंगा, जमात इस्लामी से भी, कि ये भी ग्राउंडों के ऊपर खास तवज्जो दें कि ग्राउंड हेल्थ है। ग्राउंड से जो आज हम नशे के लिए जो ये आइस या जो बात इन्होंने की थी, अगर ग्राउंड हम आबाद कर देंगे तो यकीनन बात है हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कराची के वसीतर मफाद में बिल्कुल जमात इस्लामी और हम तैयार हैं, हम बिल्कुल, मैं टीवी पर कह रहा हूँ, हम जमात इस्लामी के साथ ये कहूँगा कि देखें एक मिसरे से कि ए जबीन शौक इतनी जुस्तजू अच्छी नहीं, एक खुदा काफ़ी नहीं क्या बंदगी के वास्ते। कि मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को और ख़ुसूसन मैं अपने सिंध के लोगों को, सिंधी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आप इन वडेरों की जो है बंदगी से निकल आएँ, एक अल्लाह की बंदगी में आ जाएँ। इन्होंने आपके बच्चों का इस्तेसाल भी करना है। इन्होंने 5000 घोष स्कूल सिंध के अंदर मौजूद हैं, जो कि पीपल्स पार्टी का वजीर तालीम खुद आके कहता है कि 5000 घोष मेरे सूबे में स्कूल मौजूद हैं। तालीम का आपके सामने क्या हाल है। सैलाब के बाद ये वडेरे जो है, जो बाहर से फंड मिला वो फंड तक खा गए, ठीक है ना। और उसके बाद आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके मेयर का साथ दें। करप्शन में, सर मेरी बारी, करप्शन में हम इनका साथ नहीं दे सकते, नाअहली में हम इनका साथ नहीं देते। नुमाइशी इकदाम जो ये करते हैं, रेड प्लस 100 लेके आते हैं, एक रूट पे चलाते हैं, फिर वहां बंद करते हैं, फिर नए रूट पर चलाते हैं। इन चीजों में हम इनका साथ नहीं देते। मैंने अपनी गुजारिश की थी कि इल्जामात की मेरी जो बात है, इसीलिए जमात इस्लामी को मुस्तरद कर दिया। जी सर, जल्दी, बस वो वक्त खत्म हो गया। बड़ी सीरियस बात करने चाहता हूँ कि जो बच्ची का सिंध के अंदर जो इस्तगफार करके उसको कत्ल किया गया है, मैं समझता हूँ कि सवाल ये निशान है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, इसलिए कि फौरन 100 मोटर लिए जाते। क्या किसी गरीब की बच्ची के लिए 100 मोटर लेकर रोड के अंदर उसको सजाए मौत दी जाए ताकि दोबारा ये तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना, बंदयाल साहब, वो इमरान खान की खांसी पे तो ले लेते हैं 100 मोटो। इमरान खान साहब को रात को खांसी हुई, निगरान वजीर आज़म मसाइल के अंबार में उम्मीद की किरण होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उन्होंने दौरा तो किया है कराची का, लेकिन फिलहाल महसूस ऐसा होता है कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे गेस्ट सरदार बाबर अब्बासी साहब, अजीम अनवर साहब और रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। सोचिएगा ज़रूर। शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।